हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें जो अभी हमारा ये टॉपिक है ये है राज्य मानव अधिकार संरक्षण आयोग। देखिए, इसे यहाँ पर सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ पर मानव अधिकार आयोग दिया है। तो मानव अधिकार आयोग राज्य में भी है और केंद्र में भी है। तो हमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में हमने पढ़ लिया था, और आज पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक है, अब ये इसे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी कहते हैं, ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। और दोस्तों ये देखिए, क्योंकि ये देखिए हमारे राज्य से संबंधित है, तो इससे भी प्रश्न बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम सारे फैक्ट वाइज बात करते हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं पूरे एक एक फैक्ट। देखिए गठन, अब जो राज्य का मानव अधिकार आयोग है उसका गठन होगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की जो धारा है वो 21 के तहत। और इसका गठन कौन करेगी दोस्तों? वो करेगी राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार या राज्यपाल। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसका संविधान में वर्णन नहीं है, या फिर इसे गैर संवैधानिक निकाय या फिर इसे वैधानिक निकाय भी कहते हैं। यानी एक कानून को पास कर दिया गया है और उसके आधार पर इसका गठन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है, देश के कुल 26 राज्यों ने आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना से इस आयोग की यहाँ पर स्थापना की है। तो अभी वर्तमान में कुल 26 राज्यों ने यहाँ पर मानव अधिकार आयोग की स्थापना की है अपने अपने राज्यों में। मध्य प्रदेश मानव अधिकार संरक्षण आयोग कब स्थापित हुआ था? ये 13 सितंबर 1995 को ये स्थापित हुआ था। ये डेट आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। और राज्य आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है यहाँ पर भोपाल में, और राज्य सरकार की अनुमति से अन्य स्थान पर भी। देखिए इसका ये है कि जो अगर आयोग यदि चाहे तो वो राज्य सरकार की सहमति से या फिर अनुमति से कहीं दूसरी जगह भी आयोग का मुख्यालय स्थापित कर सकती है। अब दोस्तों जो भवन का नाम है, अब जो मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग है उसका जो भवन का नाम है वो पर्यावास भवन है। ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो हम सब बराबर और बराबर हमारे अधिकार, तो ये आदर्श वाक्य भी आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों संगठन या फिर संरचना की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, यानी टोटल ये 3 सदस्यीय संस्था है। और दोस्तों जो अध्यक्ष है उसके लिए क्या योग्यता है? तो अध्यक्ष के लिए योग्यता है हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त। यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है, सेवानिवृत्त होना चाहिए। यानी हाई कोर्ट का जो राज्य में जो हाई कोर्ट है उसका सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य कोई न्यायाधीश हो, तो वो भी यहाँ पर आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अब दोस्तों सदस्य की बात करते हैं। अब देखिए इसमें से एक सदस्य कैसा होगा, किसी भी हाई कोर्ट का, चाहे वो किसी अन्य राज्य का भी हो। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये आ जाएगा, इसी कारण यहाँ पर किसी भी लिखा है। तो किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, यानी कार्यरत हो चाहे सेवानिवृत्त हो, है या फिर रहा हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो फिर एक अलग से भी योग्यता है कि राज्य जिला न्यायाधीश में 7 वर्ष का उसे अनुभव होना चाहिए। जो जिला न्यायाधीश है उसी पद पर रहते हुए 7 वर्ष का उसे यहाँ पर अनुभव होना चाहिए। अब दोस्तों एक सदस्य कैसा होगा कि एक व्यक्ति मानव अधिकार से संबंधित ज्ञान या अनुभव रखता हो। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर दोनों सदस्य और अध्यक्ष की योग्यता हमने देख ली है। अब इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर एक सचिव होता है, और वो सचिव कैसा होगा? वो राज्य सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होगा और अध्यक्ष के नियंत्रण में रहते हुए समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा। ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इस आयोग में पदेन सदस्य नहीं होते हैं। बाकी हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देखा था, तो वहाँ पर पदेन सदस्य होते हैं और इसमें पदेन सदस्य नहीं होते। देखिए वहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में जैसे ओबीसी आयोग का जो अध्यक्ष है वो, और फिर महिला आयोग के जो पदेन सदस्य है वो ऑटोमेटिक आयोग के अध्यक्ष सदस्य वहाँ पर गिने जाएंगे। बाकी इनमें पदेन सदस्य का कोई प्रावधान नहीं यहाँ पर देखा है, सिंपल से 3 सदस्यीय संस्था है। अब दोस्तों यहाँ आयोग राज्य सूची और संवर्ती सूची से संबंधित विषयों की जांच करेगा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और वहाँ पर जो था वो संघ सूची और संवर्ती सूची था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर किसी आयोग ने पहले से जांच प्रारंभ कर दी है तो आयोग जांच नहीं करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसी आयोग ने, यानी कोई भी, जैसे कि ओबीसी आयोग ने जांच स्टार्ट कर दी है या फिर वहाँ पर मानव के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और वहाँ पर पहले से ही जांच चल रही है, तो यहाँ पर आयोग जांच नहीं करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि 2 या 2 से अधिक राज्य एक साझा आयोग बना सकते हैं। चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्य भी अपना एक साझा आयोग बना सकते हैं। अब उसके लिए क्या होगा, अध्यक्ष और सदस्यों की एक समिति बनेगी, यानी दोनों राज्यों में से जो भी सदस्य आएंगे उनमें से ही कोई अध्यक्ष या सदस्य बन जाएंगे और उनकी एक समिति गठित होगी। फिर अन्य राज्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
नियुक्त करेगी। अब फिर जो हमने जो अन्य राज्य आयोग बनाया है, जो मानव अधिकार आयोग बनाया है, तो उनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगी? वही समिति करेगी, लेकिन नियुक्ति सहमति की सिफारिश के पश्चात होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर सहमति के जो इसकी सहमति है, अध्यक्ष और सदस्य की जो समिति हमने बनाई है, तो इसकी सहमति होना जरूरी है। अब दोस्तों केंद्र सरकार संघ शासित प्रदेश के, यानी जो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं के मानव अधिकार के कृत्य किसी राज्य आयोग को सौंप सकती है, यानी जो भी उसके पास में पड़ता है, जैसे दमन और दीव के जो भी गुजरात में मानव अधिकार आयोग बना है, तो उन्हें वहाँ पर सौंप सकती है केंद्र सरकार। बाकी जो दिल्ली है, तो दिल्ली में अगर मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो इसमें फिर केंद्र सरकार का जोर नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यहाँ पर इसकी जाँच करेगा। अब दोस्तों नियुक्ति की बात करते हैं, तो जो आयोग है इसमें नियुक्ति जो है, नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्य की वो राज्यपाल करेंगे और एक समिति की अनुशंसा पर करेंगे। अब दोस्तों वो समिति किस प्रकार गठित होगी? उस समिति में होगा दोस्तों एक अध्यक्ष होगा जो कि राज्य का मुख्यमंत्री ही होगा, और सदस्य होगा एक जो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष होगा, और एक सदस्य ऐसा होगा जो विधानसभा के विपक्ष का नेता होगा, और एक सदस्य राज्य के गृह मंत्री। अब दोस्तों यहाँ पर नोट करके मैंने पॉइंट लिखा है कि विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता भी इस समिति का सदस्य होगा। यदि जिस राज्य में यदि कोई विधानसभा है, जैसे हमारे एमपी में विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है, तो जहाँ पर भी विधान परिषद होगी जिस राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर दोस्तों जो समिति होगी उसमें मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता और विधान परिषद का अध्यक्ष और उसका विपक्ष का नेता और एक गृह मंत्री, तो इतने लोग वहाँ पर शामिल होंगे उस समिति में। अब दोस्तों यहाँ पर कार्यकाल की बात कर लेते हैं। देखिए 2019 में जो संशोधन हुआ है उसके तहत यहाँ पर 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो, तो ये यहाँ पर इनका कार्यकाल है। और दोस्तों अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए यही है, अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। जब 2019 में संशोधन हुआ उसके बाद ये प्रावधान जोड़े गए हैं, इसके पहले पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते थे। अध्यक्ष या सदस्य पद पर न रहने के पश्चात यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य पद पर नहीं है तो भारत और राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होंगे। यानी देखिए जैसे कि इसका मतलब ये है कि यदि अब वो उन्होंने उनका पद छोड़ दिया, उनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, तो वो भारत व राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होंगे, यानी कोई नौकरी वहाँ भारत और राज्य सरकार के अधीन नहीं कर सकते। और अध्यक्ष की मृत्यु की दशा में यदि अध्यक्ष की यदि मृत्यु हो जाती है तो राज्यपाल क्या करेंगे, किसी भी सदस्य को आयोग का अध्यक्ष बना देंगे जब तक कि उसका कोई वास्तविक अध्यक्ष नहीं मिल जाता, तब तक कार्यकारी अध्यक्ष बना सकता है, और वो शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अब दोस्तों यहाँ पर वेतन भत्ते या सेवा शर्तें की बात करते हैं, तो ये अब देखिए राज्य से संबंधित आयोग है तो राज्य सरकार द्वारा ही निर्धारित होंगे, और कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं है। तो ये तो सभी में है कि अलाभकारी परिवर्तन किसी में नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों वार्षिक प्रतिवेदन, अब जितना भी वार्षिक प्रतिवेदन होगा वो किसे सौंपेंगे? यहाँ पर जो आयोग है वो राज्य सरकार को सौंपेंगे और राज्य सरकार विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर विधानमंडल में दोनों आ जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। बाकी हमारे यहाँ सिर्फ एक सदस्यीय संस्था है और एकल विधानसभा है, विधानमंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्य आयोग का अनुदान राज्य सरकार प्रदान करेगी। अब जो ये राज्य आयोग है इसे अनुदान या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का जो खर्चा है वो कौन प्रदान करेगी? राज्य सरकार प्रदान करेगी। अब दोस्तों ये अध्यक्ष या सदस्य चाहें तो अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। अब वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, त्यागपत्र तो वो स्वयं राज्यपाल को दे सकते हैं और हट सकते हैं अपने पद से। बाकी जो हटाना है, यानी उनको अगर हटाया जाएगा तो उसके लिए जो आधार है वो है साबित कदाचार या फिर असमर्थता। अब ये कुछ अधिकार भी होते हैं। बाकी अगर साबित कदाचार का जो अधिकार हुआ तो उसमें क्या होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करेगा और किसके द्वारा हटाया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है, बाकी उन्हें हटा नहीं सकता। वो स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं, तो अगर उन्हें हटाना होगा तो वो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। अब अन्य आधार में भी राष्ट्रपति द्वारा ही हटाएंगे, यानी कोई सा भी आधार हो राष्ट्रपति हटाएंगे। बाकी अगर साबित कदाचार का अगर आधार है तो पहले सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जांच करेगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर कार्य देख लेते हैं। देखिए कार्य वही है जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हैं, तो वही यहाँ पर राज्य मानव अधिकार के भी हैं। देखिए सबसे पहला कार्य है मानव अधिकार के उल्लंघन की यहाँ पर जाँच करना, न्यायालय में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, यानी न्यायालय में भी यदि कोई सा मानव अधिकार से संबंधित यदि कोई केस है तो उसमें भी यहाँ पर
हस्तक्षेप कर सकता है। जेल व बंदीगृहों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना कि वहाँ पर भी, क्योंकि वो भी मानव है तो मानव के अधिकारों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और ये राज्य आयोग इसीलिए यहाँ पर गठित किया गया है। अब दोस्तों, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनमें मानव अधिकार का उल्लंघन हो, और एक है हमारा कि मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध कार्य करना और इसे प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों, ये सिंपल से यहाँ पर इनके कार्य थे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आयोग एक वर्ष से अधिक समय के मामलों की सुनवाई नहीं करेगा। यानी अगर कोई सी घटना को 1 वर्ष से अधिक यदि हो जाता है तो आयोग यहाँ पर सुनवाई नहीं करेगा, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मानव अधिकार का उल्लंघन करने पर सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। यानी ये मानव अधिकार आयोग जो है, राज्य मानव अधिकार आयोग, यहाँ सिर्फ एक सलाहकारी संस्था है। ये सिर्फ मतलब उसकी जांच कर सकती है, उन्हें सजा नहीं दे सकती, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ किसी पीड़ित को अपनी ओर से सहायता या मुआवजा भी नहीं दे सकती, अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकती, ये इन्हें यहाँ पर शक्ति नहीं दी गई है। उसके बाद में आयोग की सलाह को मानने हेतु राज्य सरकार जो है वो बाध्य नहीं है। देखिए, ये सिर्फ एक सलाहकारी संस्था है, ये सिर्फ सलाह देती है और जांच करती है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब मानव अधिकार न्यायालय की जो स्थापना है वो राज्य सरकार द्वारा राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाएगी। अब अगर कोई सा राज्य चाहे तो वो मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना भी कर सकता है। अब उसके लिए कौन स्थापना करेगा, वो करेगी राज्य सरकार। बाकी राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही यह कार्य करेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। ये है श्री नरेंद्र कुमार जैन, और दोस्तों 2 सदस्य हमने देखे थे इनके कि 2 सदस्य होते हैं। तो एक है यहाँ पर मनोहर ममतानी, और उसके बाद में एक है दोस्तों यहाँ पर सरबजीत सिंह। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो ये है यहाँ पर अभी वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राज्य मानव अधिकार आयोग यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। देखिए, यहाँ पर सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, बाकी हमें दोनों संस्थाएं पढ़ना है, राज्य भी और राष्ट्रीय स्तर की भी। और दोस्तों, अभी हम अभी थोड़ी देर बाद महिला आयोग का भी यहाँ पर वीडियो बना के यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और दोस्तों, इस आयोग से संबंधित यदि और भी कोई फैक्ट है आपके पास तो आप कमेंट में यहाँ पर बता सकते हो, और उसे फिर हम अन्य जो आयोग बताएंगे तो उसमें भी यहाँ पर बता देंगे उसे। ठीक है दोस्तों, और देखिए, ये अध्यक्ष और सदस्य यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। ये हमने जो डाटा लिया है ये 2020 तक का है, यानी जनवरी 2020 तक का है। यदि अभी कोई अध्यक्ष और सदस्य चेंज हुए हैं तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। बाकी अभी करंट में यही है, इतना अभी कन्फर्म है। और दोस्तों, यहाँ पर हम सारे फैक्ट वाइज देखते हैं। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल और जो व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। और यहाँ पर हम ये नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे सिनोप्सिस वगैरह मेंस के, तो उनका भी आप लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी हमारी अन्य सीरीज भी चल रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हमने स्टार्ट करा है हैंड रिटन नोट्स से, और उसके बाद में यहाँ पर आज से ही खेलकूद की भी क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी स्पोर्ट जीके जितना भी है। अब दोस्तों, हम स्पोर्ट जीके किस प्रकार पढ़ेंगे, यानी जैसे कि हमारा ओलंपिक खेल हुआ तो ओलंपिक का पहले पूरा स्टैटिक जीके पढ़ लेंगे, उसके बाद में जो अभी जो करंट में चल रहा है वो पढ़ लेंगे। तो ऐसे जितनी भी संस्थाएं, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और जो आईपीएल है, तो जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं पीएससी में, तो उस प्रकार की हम सीरीज यहाँ पर आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।